अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई डिसाइसिव मोड पर पहुंच चुकी है, जहां पर आर्टिकल 62, 63 का हम हवाला तो सारी जिंदगी सुनते आए और लोगों को इस पर एक दूसरे को ताने देते हुए भी हमने देखा। पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे को बात करते थे कि जी आप पूरी तरह से आर्टिकल 62, 63 पर पूरे नहीं उतरते, मैं उतरता हूं। लेकिन आज कैसी अजीब बात है कि हुकूमत कह रही है कि जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और जो इस करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए जाएं, उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना चाहिए, जबकि ऑपोजिशन की तमाम जमातें तकरीबन वो इस चीज़ पर कन्विंस्ड हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को ना रोका जाए। और उसके लिए जाहिर है कि वो कानूनी तावीलें अपनी तरफ से लाकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ये बात सूट करती है कि पीटीआई के लोग अगर हॉर्स ट्रेडिंग करके इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में वोट दे देते हैं तो ही इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सकेगी। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ मैंने आपको बताया कि वो इस हवाले से चाहते हैं कि एक हाई मॉरल ग्राउंड सेट किया जाए इन वंस एंड फॉर ऑल, ऐसी कानून साजी कर दी जाए जिसके मुताबिक हमेशा के लिए पाकिस्तान से ये फ्लोर क्रॉसिंग का कैंसर ख़त्म हो जाए। सो आर्टिकल 63 के हवाले से तो हमारा आइन बहुत क्लियर है और माजी में हमने देखा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला भी कर रखा है जो कि एक मिसाल है, एक प्रेसिडेंट के तौर पर जजेस उसको देखते भी हैं, कि जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 63 में चूंकि लाइफ टाइम कोई मियाद नहीं मुकर्रर की हुई कि जी इतने सालों की सज़ा होगी अगर एक जुर्म के का इर्तिकाब किया जाता है, लिहाजा इसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ही तस्वुर किया जाए। तो हुकूमत अब इस प्रेमिस पर गई है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 63A की तशरीह समझने के लिए और इसको कानूनी तौर पर इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या आर्टिकल 63A पर भी यही बात लागू होगी कि चूंकि आर्टिकल 63A इस हवाले से क्लैरिटी से बता नहीं रहा कि कितनी देर की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है अगर कोई शख्स हॉर्स ट्रेडिंग का मुर्तकिब पाया जाए, तो फिर यहाँ पर भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पर इस वक्त उसके जवाब पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नजरें मरकूज हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की, हुकूमत की, ऑपोजिशन की। तो इस बहुत ही अहम नुक्ते को समझने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तान की मुमताज़ माहिर कानून प्रोफेसर तस्नीम कौसर साहिबा को। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, पाकिस्तान के नामवर तज्जिया निगार हैं। इन दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस हवाले से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं तस्नीम कौसर साहिबा की तरफ जाना चाहूँगी जो कि पाकिस्तान के कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। शी नोज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड आउट। तस्नीम साहिबा, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आई होप दैट आई विल बी एबल टू थ्रो सम लाइट ऑन दीज इश्यूज। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आर्टिकल 63A की बहुत बहस होती है, जाहिर है इसका लीगल इंटेंट तो बहुत क्लियर है कि हॉर्स ट्रेडिंग और कोई भी गैर कानूनी हरकत रोकने के लिए कानून बनाया जाता है और ये स्पेसिफिक लॉ की अगर बात की जाए तो ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए है। तो इसकी इंटेंट प्यूनिटिव है या प्रिवेंटिव है? वोट काउंट हो सकेगा उन लोगों का जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ जाकर वोट कास्ट करना चाहें या नहीं? मलिया, बहुत सारे ओपिनियंस हैं जो कि इस वक्त सब लोग जो है कानून के माहिरीन दे रहे हैं। लेट मी मेक अ स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग। देखिए, ये एक यूनिवर्सल, एक फंडामेंटल आप लोग समझ लीजिए रूल ऑफ लॉ का। सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ लॉ की बका का जो एक बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि इंडिविजुअल की विल जो है वो सरेंडर करेगी। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं, बट कलेक्टिव विल जो है इट विल प्रिवेल अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स विल। अगर ये नुक्ता मौजूद ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और लीगल सिस्टम चल ही नहीं सकता है। पहले तो आप इस बात जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक ठीक। सो ये जो सारी बहस चल रही है ये इस बात पे आके
खत्म होती है कि इंडिविजुअल जो है वो उसका एक राइट बन गया है कि वो वोट दे सकता है पार्लियामेंट के अंदर, तो आया उस वो ये वोट दे सकता है, अपनी मर्जी से दे सकता है, अपनी मर्जी, या वो उसको जो है वो मजबूर किया जा सकता है। सो ये जो सारा आर्ग्यूमेंट है, ये इस एक नुक्ते को अगर आप टेक्स्ट में रखेंगे, और यही कलेक्टिव विल की आपकी बेसिक प्रेजेंटेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कलेक्टिव विल की प्राइमरी प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए कि हॉर्स ट्रेडिंग का लॉ जो है, हॉर्स ट्रेडिंग का लॉ हमें पहले भी, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जब ये आर्टिकल 63A मौजूद नहीं था तो हॉर्स ट्रेडिंग कोई बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, एवरीबडी शुड गो इनटू हॉर्स ट्रेडिंग, आप अपने बंदे ले जाएं, हम अपने बंदे ले जाएं, आप इधर से खरीद लें, हम इधर से खरीद लें, देयर वाज नो सच थिंग। उसको वो तब भी जो है वो एक कंडेम्ड प्रैक्टिस थी। हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो तमाम लोगों को जो है वो शिकवे शिकायतें ही थी, लेकिन जो हॉर्स ट्रेडिंग का गिवन लॉ था, दैट लॉ वाज मिस इंटरप्रेटेड, और ये प्रैक्टिस जो है वो होती थी। सो उस इख्तला और उस सारी चीज की हमें सजा भी मिली, और डेकेड्स जो है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को उस बात की सजा भी मिली। बिल्कुल सही। एंड देन व्हाट हैपेंड, यू ब्रॉट, हम नहीं लाए, आप नहीं लाए, ये कलेक्टिव जो है अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं था। कलेक्टिवली यू हैव ब्रॉट एन अमेंडमेंट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर यू हैव सेड दैट दिस इज अ कंडेम्ड प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस जो है ये हमारे सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को बाहर करती है। इस प्रैक्टिस को हम पसंद नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात पे थोड़ी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ सॉफ्टर एक्सप्रेशन, हैरत होती है कि लोग ये कहते हैं कि ये कोई मॉरल डिबेट है। ये बिल्कुल मॉरल डिबेट नहीं, अच्छा, ये लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज आर्टिकल 63 इज सुपर क्लियर ऑन इट। आर्टिकल 63 हार्श हो सकता है, आर्टिकल 63 सॉरी आर्टिकल 63 नॉट 63A। अच्छा तस्नीम साहिबा, आपके कुछ सिग्नल का इशू आ रहा है, आपको हम फोन लाइन पर भी लेते हैं, और ब्रिगेडियर साहब की तरफ मैं चलती हूं, तब तक आपको फोन लाइन पर हम ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जैसे प्रोफेसर साहिबा ने बड़ी दुरुस्त बात कही कि ये अखलाकी बहस तो एक तरफ रह गई, ये कानूनी नुक्ता है, और अगर आपने जुराइम का इर्तिकाब होने देना है और ये होता रहेगा ऐसे ही जैसे माजी में होता रहा, तो फिर तो कवानीन की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये अखलाकी तौर पर भी जाहिर है कि एक बुरी चीज़ तो है। इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में, हर जलसे से खिताब करते हुए कोशिश करते हैं ज़मीरों को झंझोड़ने की, लेकिन वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये अब 28 तारीख को ही पता चलेगा। योर टेक ऑन द मैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो प्रोफेसर साहिबा जो बात कह रही हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और उन्होंने वो पॉइंट लेके आए हैं क्योंकि अब पिछले चंद दिनों में जितना इस पर डिबेट हो रहा है वो ये चीजें हाईलाइट नहीं की गई। एंड आई वुड रियली कमेंड यू कि आप इनको कि आप प्रोग्राम में ये आई हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। पहले तो ये कि जनाब, ये ज़मीर फरोशी जो है ये अमानत पे खयानत है, और ज़मीर फरोश जो है वो जिसने अपना ज़मीर बेचा है, वो चाहे पैसे लिए हो चाहे और कोई इंड्यूसमेंट्स हो, तो वो खाइन है, यानी कि खयानत करने वाला है। बिल्कुल। अब देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ रही है। बिल्कुल। और मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जनाब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जो आइन में 63 और ये तमाम इनमें है, देखिए, इट हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ क्लैरिफिकेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो प्रेशर नजर आ रहा है आवाम की तरफ से, वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब इसका एक परमानेंट हल निकाले, एक परमानेंट लॉन्ग टर्म एक फैसला आए जिसमें ये जमीर फरोश है जो हॉर्स ट्रेडिंग में लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो जो कि जमीन खरीद रहे हैं और वो जो जमीन बेच रहे हैं। मैं समझता हूँ दोनों को जो है उनके बारे में कोई कड़ी सजा का जो बातचीत है, कोई फैसला जो है वो आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान, जैसे आपने भी कहा इंट्रो में,
पाकिस्तान से हॉर्स ट्रेडिंग का कैंसर, ये नासूर जो है, इसको खत्म किया जाए वंस एंड फॉर ऑल। याद रहे, और यूसुफ गिलानी साहब के इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के लिए, तो आपने देखा कि कैसे वो जनाब उनके जो बेटे हैं, वो कैसे उनकी वीडियो आती है, करोड़ों का लेन देन की बात हो रही है। फिर आपको याद है कि पिछले इलेक्शन से पहले इमरान खान ने खुद अपने 14 MPs जो है उनको फारिग किया था और इसी किस्म के इलीगल हॉर्स ट्रेडिंग चार्जेस, और सेनेट के अंदर भी ये मामला चला ऑपोजिशन की तरफ से। तो ये एक अगर हमारी जमहूरियत को नीट एंड क्लीन करना है, हमारे जो इलेक्शन के मामला को नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट करना है, तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि वाकई। और अब देखिए ऑपोजिशन घबराई हुई है, बिकॉज ऑपोजिशन को ये चीज सूट नहीं करती है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाए, फैसला आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, ताकि ये मामला जो है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी तरह जिस तरह वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, तो फिर आप इलेक्शन रिग नहीं कर सकेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर आ जाए तो ये जो धांधली की बहुत बात की जाती है, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हारने वाली जमात कहती है कि जी हमारे खिलाफ धांधली हो गई, तो क्या ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं हो जाएगा? इसमें क्यों अपोजिशन को लगता है कि इमरान खान को फायदा हो जाएगा, जबकि वो कहते हैं कि आप ग्राउंड पे मकबूल भी नहीं रहे? तो ये तो इमरान खान को हराने के लिए बड़ा आसान तरीका है फिर। नहीं, देखिए यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल माफियाज हैं, ये जितने ऑपोजिशन के लोग हैं, रवायती सियासतदान, दे आर यूज्ड टू लार्ज स्केल रिगिंग इन द इलेक्शन। बैलेट बॉक्स गायब हो जाते हैं, बैलेट वो जाली वोट होते हैं, फेक स्टफिंग होती है बैलेट बॉक्सेस की। वो चाहते हैं कि ये निजाम चलता रहे, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत चलता है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी खरीद लेते हैं, वो पूरा जो है हल्का वो खरीद लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई तो वो तो मारे जाएंगे। तो इसीलिए देखें ना, यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान जैसा शख्स जो है, अगर ये रह गया तो भाई बड़े बड़े मामला पाकिस्तान में ठीक हो जाएंगे। दे डोंट वांट दैट। सो अभी आप कि ये मैंने कुछ मुनहरिफ लोगों से बात की है, कुछ 2-3 MNA हैं, वो बड़े परेशान है, डरे हुए हैं। तो कहते हैं तो लेने के देने पड़ गए, भी मरवा दिया, मीडिया ने हमें दिखा दिया सिंध हाउस में। अब वो कोई कहता है जरदारी हाउस में छुपे हैं, कोई कहते हैं खुशी शाह के घर में छुपे हैं, तो मीडिया की खबरें आ रही हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी अब हल्के में जाए तो वहां पे लान तान होगी, मीडिया हमें एक्सपोज कर दिया, लोग हमें वैसे गालियां दे रहे हैं, पार्टी के अंदर हम अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, घर से बाहर निकलेंगे तो लोग हम पे टमाटर मारेंगे, गंदे अंडे मांगेंगे, मारेंगे, पत्थर मारेंगे। तो देखिए वो तो बड़े सख्त परेशान है कि 15-20 करोड़ के पीछे या इलेक्शन टिकट का ये जो हमें वादा किया गया है, ये तो हम सारी उम्र के लिए तबाह हो जाएंगे। इमरान खान इज राइट कि जो आने वाली नस्लें हैं वो जनाब कहेंगे कि हमारा दादा, हमारा ग्रैंडफादर बहुत ज़मीर फरोश। तो ये जो एज आया है हमारे इलेक्शन, हमारे सिस्टम में, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, बिलीव में, ये क्रेडिट अगेन इमरान खान को जाता है। जिस तरह वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाना चाहते हैं, he wants a very clear verdict, तशरीह ऑफ द आईनी प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जरा मैं अब तस्नीम साहिबा के पास जाना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि ब्रेक पे जाने से पहले जरा हम समझें, क्योंकि वो अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी, फिर थोड़ा सा सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो रहे थे। तस्नीम साहिबा, कमिंग बैक टू यू, ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का जो बहुत से अरकान में अब डर पड़ गया है। मैं राजा रियाज साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने किसी को कहा कि मुझे 3 अरब रुपए की पेशकश की जा रही है कि मैं वापस आ जाऊं अपनी जमात में, जबकि हक़ाइक़ इससे कुछ मुख्तलिफ यूँ भी लगते हैं कि इनके ख़ानदान वाले ही इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, जो सिंध हाउस में बैठकर बात कर रहे थे। इख्तलाफ करने का भी एक तरीका होता है, आप रिज़ाइन करके दोबारा से अपनी अवामी ताकत लेकर आएँ और फिर जो मर्ज़ी आप बात करें। इस सूरत हाल में मुनहरिफ अरकान को जो खतरा लाहक हो गया है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, ये किस हद तक ड्यू है, ये कितना फेयर है? हो जाएंगे लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाई? देखिए मलिया, the first thing is I do not have any political affiliations. That should be on the record. That's the first thing. Secondly, मैं सिर्फ आपसे interpretation of 63A के बारे में जो है वो clarity create कर सकती हूँ। 63A में देखें, ये बात तय है कि हॉर्स ट्रेडिंग अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को सबवर्ट करती है। हॉर्स ट्रेडिंग वाले जो है वो उसमें 63A में लिखा हुआ है कि जो शख्स जो है पार्टी के अगेंस्ट वोट देगा, उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो लूमिंग।
ठीक है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। और बहस तो ये हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन पक्की होनी है या टेम्पररी होनी है या क्या होनी है। अब ये सारी बातें आप गिन लें, ये सारी बातें जब मौजूद हैं, उसके अलावा जो आपने फैक्टर्स बताए कि वो कंडेम्ड भी हैं, सोशली भी उनकी जो है प्रेशर्स हैं, ऑल दैट आई एम पर्सनली नॉट कंसर्न्ड विद, बट लीगली स्पीकिंग जो ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये आर्गुमेंट के वोट बहरहाल काउंट होगा, इस आर्गुमेंट की क्या स्टैंडिंग है? एक चीज जिसको हम अग्री कर रहे हैं कलेक्टिवली कि ये गलत है, ये होनी नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं करती है, इनको डीसीट भी किया जाए, ये डिस्क्वालीफाई भी हो, ये बड़ा बुरा कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। हाउ दैट फॉरबिडन फ्रूट कैन बी अलाउड? एक बड़ी छोटी सी प्रोविजन है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, क्योंकि कुछ लोग ये कहते, क्योंकि इसमें प्यूनिटिव एस्पेक्ट भी है ना, एक बड़ी छोटी सी प्रोविजन 317 पीपीसी। 317 पीपीसी के अंदर अगर आप कत्ले अमद कर देते हैं, तो जो शख्स कत्ले अमद का मुर्तकिब है, वो अगर उसका मकतूल के साथ ऐसा ताल्लुक है कि वो उससे इनहेरिट कर सकता है, तो वो इनहेरिट नहीं करेगा। ठीक है, आप एक छोटा जुर्म करते हैं और आपको उस जुर्म का फायदा लेने की इजाजत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चोरी कर लें, उसके बाद आपको 4 साल 5 साल 3 साल सजा मिल जाए, आपका हाथ काट दें, लेकिन कहेंगे हाँ चोरी का माल रख लो, खैर है? ठीक है, दैट गोज बियॉन्ड द नेचुरल इंटरप्रिटेशन ऑफ 63A। सो इसकी कोई तुक नहीं बनती। एंड पर्सनली आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि जो ये आर्गुमेंट है कि बाकी तो सारी चीजें ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाए, डीसीट हो जाए, लेकिन जो है वो एट द सेम टाइम वोट काउंट किया जाएगा। जब आपका एक पॉलिटिकल कंसेंसस है कि ये प्रैक्टिस बैड है, हाउ कैन द फ्रूट ऑफ दैट प्रैक्टिस बी अलाउड? सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट होनी है या डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो टेम्पररी होनी है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, वी ऑलरेडी हैव सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन दैट। उसके आगे जो है वो हम उस ओपिनियन के ऊपर इख्तलाफ या उसके ऊपर जो है वो ये कह सकते हैं कि हमारी राय ये है, बट दैट इज द एग्जिस्टिंग लॉ। आई कैन ओनली गो बाय व्हाट एवर द लॉ इज देयर। ठीक है, सो जहां पर नहीं लिखा और वहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है has already given their decision upon it. So apparently जो है, मेरे लिए ये क्वेश्चन इतना शदीद इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें, ये तय हो गया कि गलत काम है, ये तय हो गया कि ये मुजरम है, ये तय हो गया कि ये होना नहीं चाहिए है। 63A is super categorical on that। ये वाली जो बातें चल रही है ना, कोई आ रहे हैं कि मेरा जमीर जाग गया, मेरा वो जाग गया, मेरा ये जाग गया। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देती है, आप अपने जमीर को, जागे हुए जमीर को बिल्कुल यूज करें, रिजाइन करें, बिल्कुल। नॉट व्हेन 3 प्रोसीजर्स, 3 जो है वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने कैटेगोरिकली आइडेंटिफाई की हैं। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और बजट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस वक्त आपका जमीर ऑन द साइड and the collective opinion will prevail for the stability of the system। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को सबवर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया तस्नीम साहिबा। या तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा प्रोफेसर तस्नीम साहिबा से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले एक हफ्ते से जो बहस चल रही है कि स्पीकर कौमी असेंबली पर आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए, वो किस हद तक जायज़ है, किस हद तक उस पर बहस की जा सकती है। इससे मुतल्लिका और भी एक दो इंतहाई इंपॉर्टेंट लीगल नुक्ते हैं, उन पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तस्नीम कौसर साहिबा, मुमताज़ माहिर कानून हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त लीगल नुक्ते ब्रेक से पहले तस्नीम साहिबा ने उठाए। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या समझ आती है कि ये जो तहरीके अदम एतमाद का सारा अब ये बड़ा ज़ोर पकड़ गया है मामला, और इसमें अपोजिशन भी उतनी ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है जितने इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, आपको ये ऊंट किस करवट बैठते हुए नज़र आ रहा है? पहले तो मैं ये कहूँ कि प्रोफेसर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त अपने पॉइंट रेज किए हैं, और मैं तो फाइनली उस हवाले से ये कहूँगा कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसको इट शुड बी स्टॉप। ऐसे फैसला आना चाहिए कि इट शुड बी स्टॉप बिफोर इट टेक्स प्लेस। ये नहीं कि जब वो हो जाए तो फिर उसके बाद प्रिवेंटिव होना चाहिए कि प्यूनिटिव की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल जी, हो ही ना। अच्छा, दूसरी जो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की, एक तो हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कब आता है। आई एम श्योर इट विल कम बिफोर द
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे एक्चुअली वोटिंग हो, ठीक है ना जी। तो क्योंकि उसमें भी अभी चंद दिन है, एक तो वो, और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि अब देखिए आज उनके 10-12 लोग जो थे अपोजिशन के वहां मौजूद नहीं थे। मैं इमरान खान की बात मुझे बार बार आ रही है मेरे ज़हन में कि उसने कहा कि ऑपोजिशन जो है वो अपने अंदर झांके और देखे कि दे प्रॉब्ली डू नॉट नो कि उनके कितने लोग हैं जो शायद आए ना। देखे ना, मादी की एक रवायत हम देख रहे हैं, जब ऑपोजिशन पैसे पहले तो वो बंदे दिखा देती है अपने, लेकिन जब फाइनल when the crunch comes, when the chips are down, actual time for voting, उनके लोग गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई बात हो जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई ये कहेगा जी मुझे कोविड हो गया, फलां हो गया, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक ज्यादा जो इस वक्त लोग जो कम मुझे होते नजर आ रहे हैं वो अपोजिशन की तरफ से हैं। जहां तक इत्तेहादियों का ताल्लुक है, मैं ये देख रहा हूँ कि इत्तेहादी जो है वो स्लोली एंड स्लोली, वो जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं, ये जो सुपर जलसे इनके हो रहे हैं पाकिस्तान में, और जो अभी 27 को होने जा रहे हैं, तो इत्तेहादी भी आफ्टर ऑल देखे, उन्होंने भी आके जाके इलेक्शन में वोट लेने हैं। अगर उन्होंने आज इमरान खान के साथ कुछ डिसलॉयल्टीज की और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ इनके वो कुछ अपने चक्कर में आ गए, एंड इफ दे क्रुक्ड एंड चीटेड बाय दीज पीपल, जिस मादी में इनके साथ होता रहा है, तो आप देखेंगे बाद में ये भी इत्तेहादी भी रोएंगे और लोग भी इनको फिर आपको पता है क्या इनका हशर करेंगे आने वाली इलेक्शन में। इलेक्शन तो होने अभी हो, अर्ली हो, ठीक है ना। तो लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ जहां तक मुनहरिफ अरकान का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उनकी सुपर मेजोरिटी, एक दो रहते हैं वो पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, राजा रियाज आलम टाइप, जो जब वो आए भी थे, बिलीव मी, आज मैं आपके जुमे के दिन मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ, जब ये आए थे पीटे, मैंने कहा यार ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते, ये इनका ये इमरान खान के लॉयलिस्ट जो हैं नहीं हो सकते। बिल्कुल। और पहले दिन से ब्रिगेडियर साहब इनका बहुत अच्छे से अंदाजा था भी, वो क्या कहते हैं कि गुल जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। बस इमरान खान साहब को ही शायद तो गलत फहमी या खुश फहमी थी, उनके सपोर्टर्स को, उनके नाक़दीन को, सबको सारी गेम नज़र आ रही थी, लेकिन शायद इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि ये लोग उनके क्वार्टर्स में आके शायद उनके विजन पर चलेंगे। खैर, इमरान खान साहब की टीम में जो शुरू से भी चल रहे हैं उसमें भी बहुत से लोग हैं जो उनके विजन पर उस तरह से नहीं चल रहे, एंड यू नो सम ऑफ देम हैव आल्सो बीन बिग डिसअपॉइंटमेंट। तस्नीम साहिबा, लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी ब्रेक से पहले। आर्टिकल 6 की बहुत बात हो रही है, ज़रा हमारे ऑडियंस को समझने में मदद दीजिए कि आर्टिकल 6 का इतलाक इस सूरत हाल में क्या स्पीकर साहब को होता है कि उन्होंने इजलास कॉल तो कर लिया, लेकिन वो हुआ आज, कॉल तो 14 दिन के अंदर अंदर कर लिया, क्या कहेंगी आप? तो जहां तक जो है वो स्पीकर की बात रह जाती है कि आया दिस इज सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन दैट एज एंड व्हेन इट विल बी रेज्ड देन इट विल बी सीन। आई डू नॉट सी कि ये कोई ऐसी इसका इफेक्ट कोई इस तरह का आ गया है कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल अपरूट हो गया है और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गालिबन किसी तरीके के साथ जो है वो पूरी तरह से जो है वो सिस्टम को जेपरडाइज कर दिया गया है। ये आई पर्सनली डू नॉट थिंक इट विल गो दैट फार। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर तस्नीम कौसर साहिब हमारे साथ मौजूद थी, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के कानून के और आइन के तनाजुर में सारी डिस्कशन सुनी और देखी कि किस तरह से अब एक डिसाइसिव मोड पर हम आ चुके हैं कि जहां पर यहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग का या तो वंस एंड फॉर ऑल इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा या फिर खुदा न खास्ता ये प्रैक्टिस और जड़ अपनी पकड़ लेगी और फिर इसको अप्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सोसाइटी से। सो अभी हम लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अगले टॉपिक पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी जनाब अली नवाज ऐवान साहब, जो कि पार्लियामेंटेरियन तो हैं ही लेकिन PTI के बड़े फ्रंट फुट पर खेलने वाले सोल्जर भी हैं और हिस्ट्री पर इनका बड़ा अबूर है। तो इनसे ज़रा थोड़ा सा पूछते हैं कि PTI की कोई अंदर की खबर दें कि इत्तेहादी इनका साथ दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अली नवाज ऐवान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। की खबरां ने
जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखिए इस वक्त जो हालात है और इस वक्त लोगों के सामने एक लाइन ड्रॉ हो गई हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है जो मैलाइज की आपने बात की है, और बाकी आवाम के लिए भी है। वो ये है कि हमने क्या हक के साथ चलना है कि बातिल के साथ चलना है। और लोगों ने अब अगला साल इलेक्शन ईयर है और मुझे ये बताया कि अलाइज के पास क्या चाहिए। काफ लीग, देखिए काफ लीग के खिलाफ हम काफ लीग के साथ हमारा अलायंस था। काफ लीग की टिकट जिन लोगों को मिली थी उनके अगेंस्ट पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए थे, बिल्कुल, और वो आपके सामने वो रिजल्ट्स, वो लोग जीते और असेंबली के अंदर आए। एमक्यूएम के साथ जो हमारा अलायंस है, एमक्यूएम ने अपना वोट लिया, तहरीक इंसाफ ने अपना वोट लिया, और एमक्यूएम इलेक्शन जीतने के बाद अलायंस के अंदर आई। अब दोनों के पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है, एक तो वो जी ऑपोजिशन में जाते हैं तो किन के साथ मिलेंगे? उनके साथ जिनको पाकिस्तान की अवाम ने रद्द कर दिया हुआ है, और आजकल का जो स्विंग आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आज़ादी का, खुद मुख्तारी का, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का, नो मोर का, एब्सोल्युटली नॉट का, और जिस तरह खान साहब ने इस्लामोफोबिया के ऊपर स्टैंड लिया है, हुर्मत रसूल के ऊपर जिस तरह खान साहब खड़े हुए हैं, तो लोगों के पास जब वो जाएंगे उनके पास क्या चीज होगी वो जो लोगों को ऑफर कर सकें। जो उनकी मेन जो लड़ाई है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। उनका जो अर्बन सेंटर है, उनका जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के साथ होता है या तहरीक इंसाफ के साथ होता है। अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ रहते हैं तो तहरीक इंसाफ ने जो कराची की आवाम के लिए किया है, जो सेंसस सबसे बड़ा उनका मुतालबा था वो पूरा किया गया, कि 4 का मंसूबा दिया गया, ग्रीन लाइन का मंसूबा दिया गया, महमूदाबाद, गुजरनाला, ये सारे साफ किए। जो कराची का एक इस तरह के इशू थे जो कराची आफ्टर मुशर्रफ एक आने का काम नहीं हुआ था। तो वो क्या कहेंगे कि अगर हम जाते हैं जरदारी के साथ 1 साल के लिए, तो वो क्या जवाब देंगे अपनी आवाम को जब वो दोबारा उनके पास जाएंगे? उसके बाद काफ लीग के पास भी यही है। क्या काफ लीग ये समझती है कि अगले आने वाले इलेक्शन के अंदर वो नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहती है? तो ये बड़े सीरियस किस्म के पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने अपने आप से पूछने। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो तरीके इंसाफ के साथ जिस तरह वो 3.5 साल खड़े रहे, मैं उम्मीद ये करता हूँ इसी तरह इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और आज भी आपने देखा कि आज उनके अपने मेंबर्स कम आए हैं पीपल्स पार्टी के, और जो इस वक्त चल रहा है ट्रेंड, तो मेरा ख्याल है बड़े नंबर के साथ अदम एतमाद फेल होगी। यानी आपके मेंबर्स तोड़ने पर उन्होंने जो मुबैना तौर पर अरबों रुपए अब खर्च कर दिए हैं कलेक्टिवली, जो इल्ज़ाम लग रहा है आपकी हुकूमत की जानिब से, तो वो अपने मेंबर्स अगर रिटेन करने पर इससे आधे भी लगाते तो शायद आज वो असेंबली आते। अच्छा अली नवाज ईवान साहब, आप पर ऑपोजिशन ये भी बहुत इल्ज़ाम लगाती आई है 3.5 साल से, जो बिलावल भी कह रहे थे कि हम ये 3-3.5 साल की हमारी मेहनत है जिसका जमहूरी आला है अदम एतमाद, हम इनके खिलाफ लाएंगे और इनको उड़ाएंगे। सो ये क्या बात है कि फिर आपके जलसों में इतने लोग क्यों आ रहे हैं? अगर वो ऑपोजिशन कहती है कि आप लोग अवाम में बहुत गैर मकबूल हैं, तो फिर तो अवाम नहीं आनी चाहिए, तो तुसी भी कीमे वाले नान वाला काम शुरू कर देता है। देखिए मेरी बात है, सिर्फ कीमे और नान के जो होता है ना, तो वो जलसा वैसा होता है जैसा बिलावल भुट्टो ने मानाकंड के अंदर किया। जब लोग खुद आते हैं तो उस जलसा इस तरह होता है जैसा आज खान साहब ने मानसेरा में किया, जैसा मेलसी के अंदर करते हैं, एक एक दिन के कॉल के ऊपर, जैसे कल कमालिया के अंदर होगा, जैसा आपके सामने मंडी बाउद्दीन के अंदर हुआ, हाफजाबाद के अंदर हुआ, आपके सामने एक जलसे पे तो खान साहब पहुंच नहीं सके और आपने दुनिया को देखा था। तो मेरा कहने का मकसद है, वो तो लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी अवाम कीमे वाले नान के ऊपर आई हुई है और कौन सी अवाम नजरिए के ऊपर आई हुई है। और आज इंडिपेंडेंट सर्वे करा लें, ये मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ। मलिया आप देखती हो, आप लोगों के पास जाके शुरू करती हो, तो मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ कि आपको एक 1 साइडेड सर्वे नजर आएंगे। और जो ये कहते हैं, खान साहब हमेशा ये कहते थे, हमारे पार्लियामेंटेरियन जब कह रहे होते थे ये नहीं हुआ है, खान साहब हमेशा एक बात करते होते थे कि खामोश इंकलाब आ रहा है, और वो आज खामोश इंकलाब आ चुका हुआ है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इस इकोनॉमी को रिवाइव किया, जो ये खुद कहते थे नून लीग कि जैसी अब हुकूमत में है आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास आप उस वक्त जाते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते, बैंक के पास आप उस वक्त जाते हैं जब आपको घर चलाने या मुल्क चलाने के लिए पैसे अवेलेबल नहीं। आज कंसिस्टेंट पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये पहली दफा हुआ है, कंसिस्टेंटली 2 साल में आपकी जो ग्रोथ है 5% से ऊपर रही। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पाकिस्तान की आवाम को कोरोना से बचाया, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन का मुतारिफ कराया,
जिस तरह एहसास के थ्रू 1.5 करोड़ खानदानों को थंब इम्प्रेशन पे 14-14 हजार रुपया दिया, जिस तरह इस्लामोफोबिया के ऊपर खान साहब ने एक स्टैंड लिया, जिस तरह हुर्मत रसूल की सफाई बन के निकली, जिस तरह सेहत सहूलत कार्ड हर खानदान को 10 लाख रुपया सेहत में इंश्योरेंस उनके हवाले की गई है, जिस तरह कामयाब जवान प्रोग्राम है। दुनिया खान देखे, पहले पाकिस्तान क्या पहचाना जाता था दुनिया की नजर में कि हम सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट करते हैं, हम लोग चोर हैं, डाकू हैं, हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं हमारे हुक्मरान। आज पाकिस्तान को दुनिया कैसे जानती है कि बोरिस जॉनसन कहता है कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर है। इस्लामोफोबिया के ऊपर उम्मत मुस्लिमा की जो तंजीम है OIC आपको 1 साल के लिए अपनी छेड़ देती है। उसके बाद इस्लामोफोबिया के ऊपर पुतिन सामने आता है, जस्टिन ट्रूडो सामने आता है, चाइना आपके साथ खड़ा होता है, रशिया आपके साथ खड़ा होता है। ये कौन सी चीज है? दुनिया में आपकी जो इमेजिंग है वो बेहतर हुई है। जैसे पुलवामा डिप्लोमेसी की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उनको मारा भी, उनको सबक भी दिया, और दुनिया में अपना इमेज भी बेहतर, बिल्कुल सही, कि मैं अमन के साथ हूँ। जिस तरह फिर खान साहब ने यूरोपियन यूनियन को जिस तरह कहा कि मैं अमन का दाई हूँ, मैं सुलह का दाई हूँ, जिस तरह मैंने अफगान इशू को सेटल किया, अगर आप मेरा साथ चाहते तो आप अमन की बात करें, मैं शिद्दत पसंदी के साथ नहीं हूँ, जिस तरह खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी दी है, तो मुझे बताएं वो ऐसा। और दूसरी तरफ आप ये वो जमातें हैं जो 35 साल एक साथ रही हैं, एक दूसरे को चोर, एक दूसरे को डाकू, एक दूसरे के खानदानों पे इल्जाम, एक दूसरे की फैमिलीज पे इल्जाम, और तीसरे वो मौलाना साहब जिन्होंने मजहब बेचा है, जिन्होंने अपना मजहब की सौदागरी की है। आप मुझे बताएं, दीन को जो ठेकेदार समझते थे, किताब के निशान के ऊपर वोट लेने वाले, अब उन सबके चेहरे आया होंगे जो एक टेबल पे आके बैठे हैं, तो खान साहब की लोग बात याद करते हैं कि जब मैं आऊंगा ये तीनों चोर इकट्ठे हो जाएंगे। वो साबित हुआ, ये हर चीज लोगों के सामने है। तो आप मुझे बताएं कि इनके 35 साल की जो गवर्नेंस थी, जो 35 साल का इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी, जो इनका पूरा का पूरा प्लान था, वो क्या डिफरेंट करेंगे इस दफा कि पाकिस्तान के हालात और बेहतर हो जाए? मुझे आप बता दें क्या है इनकी पॉलिसी। अली नवाज जवान साहब, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि हम जरा ऑडियंस को एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाएं जो शहबाज शरीफ साहब से नसीम ज़हरा साहिबा ने एक सवाल किया कि आप कैसे आटा चीनी सस्ता करेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखते हैं, और उसके बाद जरा आखिरी सवाल करते हैं अली नवाज जवान साहब से। बट लेट्स वॉच द क्लिप फर्स्ट। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब एग्जैक्टली वो बात कर रहे हैं जो इमरान खान भी कहते आए कि आलमी मंडी में जब जाहिर है कि उन कमोडिटीज़ की कीमत बढ़ती है जो हम टोटली इंपोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम इतना कुछ नहीं कर सकते। इसके बावजूद बड़ा अच्छा रिलीफ भी दिया गया। आखिर में बड़ा एक तनकीदी सा सवाल, दिल जला सवाल करना चाहूँगी अली नवाज जवान साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुँचें। क्या इमरान खान साहब को अब इस बात का इदराक हुआ है आपकी पार्टी को कि नजरियाती लोगों की बजाय अगर लोटों को आगे किया जाए, ज़मीर फरोश जो किसी पार्टी को छोड़ के आपके पास आए थे, भले गद्दारी करके नहीं आए थे, जिस तरह इस दफ़ा हो रहा है कि उस पार्टी में मौजूद होते हुए उसी की सीट पर बैठे हुए उस वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देना, लेकिन फिर भी क्या आप अगली दफ़ा टिकट तकसीम करते हुए ज़मीर फरोशों पे एतबार करेंगे? देखिए, बड़ा एक टेक्निकल सा सवाल है मलिया। ये हमारी एक तहरीक है, और देखिए इस तहरीक के टाइम भी आया कि पहले 96 में खान साहब ने पार्टी बनाई, फिर आपने देखा कि इलेक्शंस हुए 97 की सारी पार्टी टूट गई, खान साहब ने फिर पार्टी बनाई, आपको पता है 1 सीट मिली खान साहब को। उसके बाद 2008 में इलेक्शन बाइकआउट कर दिया, 2013 के अंदर हमारी लगभग 33 से 34 सीटें थी। उसके बाद आपने देखा कि हमने उसके इस्तीफे दिए। ये पार्टी है, पार्टी इन मेकिंग थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं जहां हमने डिलीवर कर लिया हुआ है। हम उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां अब खान साहब को इन जैसे सरमायादार, इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है, जागीरदारों की। आपके सामने एक हिस्ट्री है, आपको याद होगा कि 1937 के अंदर जब इलेक्शन हुए मुस्लिम लीग को उस वक्त सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और 1946 के इलेक्शन के अंदर हमने वो क्लीन स्वीप किया था। उसमें एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन था, उस वक्त जमाने में यूनियनिस्ट पार्टी होती थी। जब उधर नेहरू ने लैंड रिफॉर्म का ऐलान किया तो वो सारी की सारी टूट के मुस्लिम लीग लून के अंदर आ। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, बट सिस्टम रिफाइन करता रहता है, और प्राइम मिनिस्टर इस चीज को समझते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, अब तो हमारी जमात, देखिए जमातें क्राइसिस के अंदर बनती,
अब इस क्राइसिस से जिस तरह हम निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारी एक प्रॉपर जमात बन चुकी हुई है बिल्कुल और इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर फैसले होंगे आने वाले इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक हो गया। अली रवाज ईवान साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह रात 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।